बदले कत्ल की साजिश नाकाम। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने बचाई 2 बहनों की जान। मुंबई में मटका किंग भगत परिवार में मटका कारोबार पर कब्जे के लिए साजिशों का दौर अब भी जारी है। साल 2008 में सुरेश भगत की पत्नी जया भगत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पनवेल में सुरेश भगत की दुर्घटना में हत्या करवा दी थी। अब सुरेश भगत के भाई ने उस हत्या का बदला लेने के लिए जया भगत और उसकी बहन आशा की सुपारी दी थी, जिसे मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट ने नाकाम कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच के सह आयुक्त मिलिंद भारंबे के मुताबिक हत्या की साजिश की वजह भाई की मौत का बदला था, फिर मटका कारोबार पर कब्जे की कोशिश, दोनों हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 10 साल जेल में रहने के बाद मटका कारोबार पर जया भगत की अब भी पकड़ है। मुंबई क्राइम ब्रांच डीसीपी अकबर पठान ने बताया कि हत्या की साजिश में अपनी भूमिका छिपाए रखने के लिए सुपारी देने वाले विनोद भगत की खास कोशिश की थी। इसके लिए उसने हत्या की सुपारी सीधे हिंदुस्तान में किसी आरोपी को न देकर इंग्लैंड के मैनचेस्टर में छुपे आरोपी बशीर सुलेमान बेगानी उर्फ मामू को दी। मामू ने फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रामवीर नरेश कुमार शर्मा उर्फ पंडित को दी, लेकिन उसकी सारी चालाकी धरी रही। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाले को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से आए 2 लोगों के पास बंदूकें हैं और वे घाटकोपर की 2 महिलाओं की हत्या करने के मंसूबे से आए हैं। गोपाले ने तुरंत एक्शन लेते हुए 18 दिसंबर को खारदांडा से सबसे पहले मोहम्मद अनवर शब्बीर दर्जी को पकड़ा, तो उसके पास से 2 देसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस को उसके मोबाइल फोन में 2 महिलाओं के फोटो मिले। फोटो जया भगत और उसकी बहन आशा का था। अनवर ने पूछताछ में अपने 2 और साथियों अंसारी और कुरैशी की साजिश में शामिल होने की बात कबूली। दोनों बिजनौर में थे। क्राइम ब्रांच की टीम बिजनौर गई और 21 दिसंबर को दोनों को दबोच लिया। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें रामवीर नरेश कुमार शर्मा और पंडित ने 2 बहनों की हत्या की सुपारी दी थी। एक बहन की हत्या पर 30 लाख रुपए और दूसरी की हत्या पर 30 लाख रुपए, यानी कुल 60 लाख रुपए की सुपारी दी गई। रामवीर शर्मा के पुलिस के हत्या चढ़ते ही हत्या की साजिश की पूरी कहानी उजागर हो गई। पुलिस ने मटका कारोबारी परिवार के विनोद भगत को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह पता चला कि हत्या को फरवरी तक अंजाम देना था, उसके लिए रेकी का काम चल रहा था। पुलिस ने मामले में विनोद भगत सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में छुपा मामू पुलिस की पकड़ से बाहर है। जया भगत मटका किंग सुरेश भगत की पत्नी है, लेकिन साल 2008 में उसने अलीबाग पेन रोड पर सड़क दुर्घटना की साजिश कर सुरेश भगत की हत्या करवा दी। उस वारदात में जया भगत के साथ उसका बेटा और प्रेमी भी पकड़े गए थे। बाद में जया को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर है और अपनी बहन के साथ रह रही है। कल्याण मटका से जुड़ा भगत परिवार मटका कारोबार का किंग है, लेकिन इस काले कारोबार को अपने नियंत्रण में लेने के लिए परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के कत्ल और उसकी साजिश में लगे रहते हैं। भाई की हत्या के बाद आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए अदालत की सीढ़ियों के चक्कर लगाने वाले विनोद भगत अब खुद अपनी भाभी की हत्या की साजिश के आरोपी बन चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए तनाव की खोज की पृष्ठभूमि के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एहतियाती कदम उठाने के लिए कल 11 बजे सुबह 6 बजे तक नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। यह आदेश 5 जनवरी तक लागू रहेगा। साथ ही हवाई अड्डे पर उतरने के समय से 14 दिनों के लिए पूरे यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाले सभी यात्रियों के लिए स्थगत संगरोध का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए घरेलू संगरोध भी है। कोरोना के इस नए वायरस के कारण राज्य में अधिक सावधानी बरती जा रही है और हम अगले 15 दिनों के लिए अधिक सतर्क रहना होगा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। ब्रिटेन में पाए जाने वाला नया कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी घातकता अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगी, इसलिए आज से राज्य में इस संबंध में अधिक सतर्क है, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी जांच करने का निर्देश दिया है। आज से सभी यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों से महाराष्ट्र में उतरने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का स्थगत संगरोध अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे यात्रियों का संगरोध के बाद 5वें या 7वें दिन कोरोना टेस्टिंग के अधीन किया जाएगा। उन्हें अपने संगरोध अवधि को पूरा करने के बाद घर छोड़ा जाएगा। हवाई अड्डे पर नगर आयुक्त जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जमीन पर ऐसे यात्रियों को छोड़ने के लिए होटल और स्वतंत्र अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य देशों के यात्रियों की जांच की जाएगी और उनके हाथों पर मुहर लगाई जाएगी और उन्हें घर पर रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे पर सभी कर्मचारियों को पीपी किट प्रदान करने का भी निर्देश दिया, जो यूरोपीय देशों मध्य पूर्व के देशों से आने वाले यात्रियों की जांच करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरोप और मध्य पूर्व से यात्रा करने वालों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे देश के भीतर बढ़ गए हैं। कैसे जब वो लोगों ने लैंडिंग किया, जब उनको जांच करते तो वो यूके से बैठते नहीं ना, वो लोग वो वहीं पे रुक जाते ना। फिर यहाँ आके फिर उनको फालतू में ऐसा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो क्या यूके की जो जांच है, जो उनके पास रिपोर्ट है, सब क्या गलत है?
सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो आपके लिए आप सोच सकते हो वो हम पब्लिक के लिए भी सोचो। मेरे मामा बोल्टन से आ रहे हैं यूके से। वो सुबह से फ्लाइट में थे। अब उनको तो वो तो रिपोर्ट लेके बैठे हैं, नेगेटिव उनका रिपोर्ट था। अब यहाँ इंडिया आने के बाद उनको अभी फ्लाइट समझो 1-1.5 घंटे से फ्लाइट का डोर भी ओपन नहीं किया उन लोगों ने, और अंदर अनाउंस हो रहा है कि 7 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, होटल का खर्चा सब आपको देना पड़ेगा। अगर उनको पहले से पता होता कि वो लोग इंडिया के अंदर अगर क्वारंटाइन होना पड़ेगा तो वो वहीं से इंडिया नहीं आते, वो लोग वहीं रुक जाते। अगर कोई बंदा 1 वीक के लिए आ रहा है और 1 वीक क्वारंटाइन होकर फिर से यूके चला जाएगा। जो भी करना है आप 24 घंटे पहले 48 आवर्स पहले आप जो भी अनाउंस करना है वो करो। मुख्यमंत्री ने कहा सभी जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों की एक बैठक यूके में आयोजित की जाएगी ताकि कोरोना वायरस के नए तनाव की खोज के खिलाफ अतिरिक्त देखभाल की जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में कोरोना नियम कड़ाई से पालन आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस को देखते हुए जारी की गाइडलाइन। देश ही नहीं दुनिया भर में क्रिसमस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण कई देशों में त्योहार का रंग फीका पड़ सकता है। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नियमों के अनुसार त्योहार मनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस साल क्रिसमस को सिंपल तरीके से मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी गुजारिश की है। इस बाबत गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी किए गए। गृह मंत्री ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर सैकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस की प्रार्थना के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं। इससे कोरोना संक्रमण की में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोरोना वायरस को देखते हुए ईसाई समुदाय को इस साल क्रिसमस सरल तरीके से मनाना चाहिए। इस बार चर्च में क्रिसमस प्रार्थना के लिए अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी गई है। साथ ही चर्च को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रार्थना के समय कोई भीड़ न हो, सामाजिक दूरी बनी रहे। विशेष रूप से प्रार्थना शुरू होने से पहले चर्च में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी चाहिए और लोगों को यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि वे भी मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें। क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रभु यीशु के जीवन से के दृश्य और क्रिसमस वृक्ष लगाए जाते हैं। इसे देखने के लिए काफी लोग आते हैं, इसलिए उस स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह के गुणगान के लिए चर्च में अधिकतम 10 गायक ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही सभी को अलग अलग माइक देना होगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जितना हो सके घर से ही बाहर जाने से बचना चाहिए। उन्हें घर पर ही त्योहार मनाया जाना चाहिए। शिरडी में साईं भक्तों की भीड़ की संभावना को देखते हुए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने इस संबंध में शिरडी संस्थान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि के खिलाफ शिरडी में भीड़ को नियंत्रित करने और इसे ठीक से योजना बनाने का निर्देश दिया। 25 से 31 दिसंबर तक शिरडी में अतिरिक्त पुलिस कवर भी प्रदान किया जाएगा। शिरडी के क्षेत्र में दिन रात का कर्फ्यू दिवाली, पड़वा और शिव भक्त के शुभ अवसर पर है। वर्तमान में मंदिर में हर दिन 12,000 साईं भक्तों का दर्शन के लिए छोड़ा जा रहा है। हालांकि शिरडी जाने वाले साईं भक्तों की संख्या क्रिसमस से 31 दिसंबर तक बढ़ने की संभावना है, इसलिए प्रशासन को पहले से ही सतर्क कर दिया गया। कोरोना की पृष्ठभूमि पर शिरडी में वर्ष के अंत में कोई भीड़ न हो, भीड़ की योजना बनाने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले की अध्यक्षता में शिरडी संस्थान के अधिकारी कान्नूराज बागटे, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल, निवासी डिप्टी कलेक्टर संदीप निकित के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद के कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिया है कि भारी वाहनों को शिरडी में प्रवेश से रोकने के लिए बाईपास सड़क की मरम्मत की जाए। भीड़ के बिना राज्य अभिषेक के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। राज्य के नगर पालिका क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने कहा, तदनुसार हमने अब एक योजना बनाई है और नगर जिले नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू देखा जाएगा। हमने तो कंपलसरी किया है कि ऑनलाइन बुकिंग ही करना चाहिए। अगर ऑनलाइन बुकिंग वो नहीं करेंगे तो जहाँ पे भी उनका निवास रहेगा, निवास से उनको भक्त निवास पे जहाँ पे भी मंदिर समिति का जो सेंटर पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे उनको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। वहाँ से उनको जो भी टाइम स्लॉट मिलेगा उसमें टाइम स्लॉट मिलने के बाद में जो टोकन ये होगा उससे ही उनको अंदर क्यू में एंट्री मिलेगा। वर्ली बीडीबी चाल नंबर 96 में प्रहलाद किल्ला मंडल की तरफ से अंडर आर्म क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया था।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर सेवक एडवोकेट संतोष नामदेव खरात के हाथों से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर सेवक संतोष नामदेव खरात क्रिकेट के दो हाथ कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। क्रिकेट में विजयी टीम और विजेता टीम को आकर्षण ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और टीमों को यशस्वी होने का शुभेच्छा दी। इस कार्यक्रम में रविंद्र मयकर, किरण गावड़े, दीपक कामले, विक्रम बाबर सहित कई लोग मौजूद रहे।